बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिज़ीज़ कंट्रोल। हमारे पास ये कंप्लीट जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि बायोलॉजी इंसानियत की खिदमत जो है वो कैसे कर रही है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि हमारे पास फूड की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है बायोलॉजी, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास फूड की प्रोडक्शन कम हो रही है और दूसरा उसकी जो खपत है वो आगे ज़्यादा हो रही है। एज अ रिज़ल्ट हमें जो है वो फूड की डेफिशिएंसी है। तो फूड की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो मेजर्स की गई वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डिजीज़ कंट्रोल, कि हमने बीमारियों के ऊपर कैसे काबू पाना है। वो कहते हैं कि बायोलॉजी ने बीमारियों के ऊपर काबू पाने के लिए भी बड़े फंटास्टिक तरीके ढूंढे हैं। वो हमारे पास 3 मेन एरियाज़ हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर, कि सबसे पहली चीज़ यही होती है एहतियाती तदाबीर, कि बीमारी होने ही ना दो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हर बंदे के पास या हर लेवल के ऊपर, घरेलू डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है ये बात आ जाती है कि हर इंसान, हर फैमिली जो है वो अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स खुद करे। ठीक है, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट के पास आती हैं, जैसे हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनके पास आ जाती हैं, जिसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये भी हमारे पास एडवांस टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर्स तो हैं, वैक्सीनेशन किस लिए करवाते हैं हम? बीमारी से बचने के लिए। एहतियाती तदाबीर तो है लेकिन एडवांस फॉर्म है, ये एक ले मैन जो है वो नहीं कर सकता, इसके लिए टेक्निकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। और लास्ट वन है हमारे पास दैट अगर के हमारे पास बीमारी हो गई है, हमने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई, देन हमारे पास है उसकी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या है? ड्रग ट्रीटमेंट। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो मारूसी बीमारियां होती हैं। मारूसी बीमारियां कौन सी? जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उनकी दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं होगी, उनकी किससे ट्रीटमेंट होगी? जीन्स की रिप्लेसमेंट से, तो हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो हमारे पास ये 3 जो तरीके हैं, नंबर 1 पे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर 2 टेक्निकल में आ जाएंगे, एडवांस फॉर्म में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। और नंबर 3 अगर बीमारी हो जाती है तो फिर उसकी ड्रग ट्रीटमेंट है, और अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनके लिए जीन थेरेपी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं तमाम जो हमारे पास डिजीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट लेवल की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर अब हमने फुली जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, उनके ऊपर काबू पा लिया, उनकी हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है और बहुत जल्द उनका जो है वो इलाज हो जाता है। तो उन बीमारियों के लिए हम इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ख़ास तौर पे ऐसी डिजीज़ जो स्टिल इनक्योरेबल हैं, जो स्टिल क्या हैं? इनक्योरेबल हैं, उन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। कौन? प्रिवेंटिव मेजर्स। एहतियाती तदाबीर उन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो स्टिल कैसी हैं? अभी इनक्योरेबल हैं। ऐसी डिजीज़ जिसका इलाज मुमकिन है और बहुत सस्ता इलाज है, आराम से इलाज हो जाता है उसका, उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इलाज से एहतियात बेहतर। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा कौन सी डिजीज़ के लिए हेल्पफुल होंगी? जो इनक्योरेबल हैं। अब इनक्योरेबल डिजीज़ हमारी बुक ने 2 डिस्कस की हैं। एक तो एड्स के बारे में डिस्कस किया है, आपने एड्स का एब्रीविएशन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी भी कह देते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बेटे एक्वायर्ड मतलब किसी बंदे को खुद ब खुद नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं से उसको लगती है। एक्वायर वो हासिल करता है, अटेन करता है। होता क्या है फिर? इम्यूनो डेफिशिएंसी, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और सिंड्रोम जो है वो हम डिजीज़ को कहते हैं, किसी बीमारी को कहते हैं। ठीक है,
तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सबसे पहले हम इसका जो है वो काज देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ एड्स, एड्स की वजूहात क्या हैं, ठीक है। मेन वजह, द मेन काज ऑफ एड्स इज़ HIV वायरस, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे पास कौन सा वायरस, HIV वायरस। अब इस HIV वायरस को HIV क्यों कहते हैं, इसका नेम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ह्यूमन के साथ स्पेसिफाई क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत से अदर मैमल्स हैं जिनके अंदर हेपेटाइटिस का या HIV का वायरस उनके नॉर्मल फ्लोरा की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब उन जानदारों में है लेकिन उनको डिजीज़ काज नहीं करता, उनको डिजीज़ काज नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बेटे मैकेनिज़्म क्या है, जब ये वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इम्यून सिस्टम कौन से सेल हमारी बॉडी में बना रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो ये वायरस जाके हमारे वाइट ब्लड सेल में रहता है, हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर चला जाता है, वहाँ पे अपनी तादाद बढ़ाता है, जब ग्रोथ हो जाती है तो वाइट ब्लड सेल को जो है ब्रस्ट कर देता है और निकल के दूसरे सेल्स में चला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स में। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में जो है वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी, कमी होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे बेटे डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो अब बहुत से बैक्टीरिया हवा के ज़रिए, वायरसेस हवा के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो छोटे मोटे जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं उनको किल कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब ये कंडीशन होगी कि हमारा इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक, फिर एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया जिसको हम डेली इनहेल करते थे, आज अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अगर उसको इनहेल करेंगे तो वो आपको डिजीज़ काज कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो उस बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा, वो जाके जो है वो इन्फेक्शन कर देगा। क्या कर देगा? इन्फेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें हो क्या रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। और वो बीमारी है जो नॉर्मली हमें कुछ कह नहीं सकते, वो बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया है वो भी हमारे जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, उनको भी जब मौका मिलता है तो वो भी हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको एट अ टाइम एक बीमारी नहीं, एक से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं, क्लियर, बहुत से मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उन्हें। अच्छा जी, अब हमारे पास दो चीज़ें बायोलॉजी ने जो है वो हमें बताई हैं जिनके ज़रिए हम डिजीज़ का मतलब डिजीज़ की हमने ट्रीटमेंट या उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ हम गए हैं। वो दो चीज़ें क्या थी? नंबर 1 इज़ द काज ऑफ डिजीज़। बायोलॉजी ने हमें क्या बताया? काज ऑफ डिजीज़, कि भाई ये बीमारी है उसकी वजह ये है, पता चल गया हमें एड्स की वजह क्या है, HIV। दूसरी चीज़ जो हमें बताई दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ काजिंग एजेंट है, ये हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होगा, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई? दो। एक तो वजह बता दी, काज क्या है, दूसरे नंबर पे हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया कि ये इस वजह से दाखिल होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस के बारे में हमें वजह भी पता है कि वो किस वजह से हो रहा है, वो कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, आपने देखा है ना। किसी भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है, अगर वो स्नीज करता है, ठीक है, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकल रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके ऊपर वो बैक्टीरिया होगा, वो उसी पर्सन के हाथों पे या उसके बॉडी पार्ट्स पे, उसके कपड़ों पे लग जाता है, फिर वो किसी दूसरे को टच करता है तो उसको फिर इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है अगर वो वायरस, तो फिर जो 7 लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो वो भी उसको इनहेल कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे उन्होंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए हैं हमें कि कैसे जो है वो एक वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए तो हमने इसको नाम दिया एक्वायर्ड, कि दूसरा बंदा इसको हासिल कैसे करेगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ख़ास तौर पे एड्स का जो वायरस है मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी सिक्रीशंस, ठीक है। जितने भी ऐसे वायरसेस जो कंटेजियस होते हैं, ऐसी डिजीज़ जो वबाई अमराज होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होने के चांसेस होते हैं,
वो ख़ास तौर पे उनके जो काजेटिव एजेंट्स हैं वो हमारे बॉडी सिक्रीशंस में मौजूद होते हैं। बॉडी सिक्रीशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारी बॉडी सिक्रीशंस में हमारा सलाइवा आ जाता है, ठीक है। सलाइवा के साथ जनाब इसमें हमारा स्वेट भी आ जाता है समटाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस सलाइवा में जाए, जस्ट मैं अभी बॉडी सिक्रीशन बता रहा हूँ। इसी तरह इसके अलावा मिल्क आ जाता है, ठीक है। इसी तरह सीमन आ जाता है, स्पर्म्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की बॉडी सिक्रीशंस हैं। और वन ऑफ द मेन दैट इज़ द ब्लड, हमारा बॉडी फ्लूइड। इनको हम बॉडी फ्लूइड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बॉडी फ्लूइड। तो ये सारी की सारी डिजीज़ बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो क्या हो सकती हैं? ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो बेटा ये जितने भी हमारे पास ये मैंने बॉडी सिक्रीशंस लिखी हैं, तो इनके एक एक जो है वो आप फुल लाइन बना लो इनकी, कि कैसे जो है वो हमारे पास एड ट्रांसफ़र हो सकता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हर ब्लड के ट्रांसफ्यूज होने से जो है वो एड्स नहीं हो जाएगा। कंडीशन ये है कि जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, ऑलरेडी क्या हो? इन्फेक्टेड ब्लड हो। ये नहीं है कि एक नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल पर्सन है, उसका ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूज करते तो उसको जो है वो एड्स हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदे के ब्लड में ऑलरेडी HIV मौजूद है, वो इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दो विदाउट स्क्रीनिंग, स्क्रीन किए बगैर आप जो है वो अंधाधुंध दूसरे बंदे को लगा दो, इट्स मीन कि दूसरे बंदे को भी क्या हो जाएगा? HIV वायरस जो है वो उसको भी एड्स हो जाएगी। सिमिलरली बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस, सिंपल सिरिंजेस की बात नहीं की गई, किस चीज़ की बात की गई है? कंटामिनेटेड सिरिंजेस। अब कंटामिनेटेड का मतलब गंदी सिरिंजेस नहीं, ऐसी सिरिंज जो इन्फेक्टेड है विद HIV। आपने किसी बंदे को इंजेक्शन लगाया, वो बंदा HIV पॉजिटिव था, ठीक है। अब मे बी देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपकी जो सिरिंज है उसके ऊपर HIV वायरस जो है वो लग गया हो, क्लियर। उसके ऊपर कोई ना कोई उसका पार्टिकल, कोई ना कोई उसके बॉडी के ज़रात जो है वो लग गए हों। तो जब आप उस सिरिंज को किसी दूसरे पर्सन के लिए इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करोगे, तो अब चांसेस बढ़ गए हैं कि अगर आप एक नई सिरिंज यूज़ करते तो उस बंदे को तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि वो स्टेरिलाइज होंगी। अगर आप कंटामिनेटेड, जिसको HIV लगा हुआ है, अगर वो सिरिंज आप यूज़ करोगे, देन देयर इज़ अ चांस कि आपके पास जो है HIV पहले पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स, कि अगर कोई मेल जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो अगर उसकी फीमेल से उसका रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, तो उसके नतीजे में सीमन ट्रांसफ़र होगा, और सीमन ट्रांसफ़र के नतीजे में HIV मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो सकता है, क्लियर। और इसके अलावा हमारे पास इस मिल्क के ज़रिए एक लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि वो HIV जो है वो उस क्या कहते हैं इन्फेंट के अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाए। तो ये डिफरेंट हमारे पास रीजंस हैं जिनके ज़रिए HIV जो है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जो डिजीज़ हमारी बुक ने डिस्कस की है वो हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस की है। कौन सी डिजीज़ डिस्कस की है? हेपेटाइटिस। आपने पढ़ा हुआ है कि जिस डिजीज़ के आखिर में TIS आ जाए, इसका मतलब उस डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन होनी है, उस डिजीज़ में क्या होनी है? इन्फ्लेमेशन होनी है, ठीक है। हेपेटाइटिस है तो वर्ड हेपेटिक इज डिराइव फ्रॉम, इसका मतलब क्या है हमारे पास? लीवर, ठीक है, जिगर। हेपेटाइटिस क्या मतलब? हमारे पास लीवर की इन्फ्लेमेशन हो रही है। किसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है? लीवर की। अब अगर लीवर की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके नतीजे में जो लीवर का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लीवर का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। डिफरेंट रीजंस हैं हेपेटाइटिस की, बट वन ऑफ द मेन रीजन इज हेपेटाइटिस वायरस, इज हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस की भी टाइप्स हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, इवन के EF तक हम पढ़ेंगे उसको। तो वो डिफरेंट वायरसेस हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका डिफरेंट है, ठीक है।
तो हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, एच वायरस। अब ये जो हेपेटाइटिस वायरस है ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट एड्स की तरह ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे एड्स में HIV ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल वैसे ही हेपेटाइटिस का वायरस ट्रांसफ़र होता है। सिमिलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ऐसा ब्लड जो इन्फेक्टेड ब्लड हो, कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, और जो है वो फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वगैरह से। इसके अलावा हमारे पास जो हेपेटाइटिस है या दूसरे ये HIV के हैं वो सलाइवा वगैरह के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकता है कि अगर एक इंसान है वो खाना शाना खाता पीता है, उसके बर्तन है, तो अगर उसने किसी गिलास में पानी पिया, उसको सलाइवा लग गया, या किसी दूसरे पर्सन ने जो है उसी गिलास से उसी जगह से जो है वो वाटर ड्रिंक किया है, तो उसके अंदर जो है वो अगर सलाइवा इन्फेक्टेड था तो उस जगह पे अगर कांटेक्ट हुआ उसका तो वो वायरस वहाँ से एंटर हो सकता है। इट्स मीन कि बहुत से यूटेंसिल्स के ज़रिए, बर्तनों के ज़रिए, बहुत से और भी मीन्स हैं जिनके ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं? डॉक्टर्स की तो मेन बात ये थी कि यू शुड अडॉप्ट द प्रिवेंटिव मेजर। हमें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करनी है। क्या सिर्फ एक काम के लिए? ये सब कामों के लिए, तमाम कामों के लिए हमने क्या करनी है? प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है। ठीक है, तो डॉक्टर्स हमें क्या एडवाइस करते हैं? जनरली अगर हम देखें तो डॉक्टर्स कहते हैं जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब हर वो जगह, हर वो पॉसिबल जगह जहां से आपको वायरस ट्रांसमिट होता हो, जहां से आपको वायरस ट्रांसमिट होता हो, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वायरस ट्रांसमिशन के, उन सब से हमने अवॉइड करना है, उन सब से हमने अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ हाइजीन। ठीक है, हमने जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। तो इसके अलावा तकरीबन हर डिज़ीज़ के हवाले से एक पूरी कंपेन चलाई जाती है उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से। जैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक कंप्लीट कंपेन चली हुई है कि उसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। इसी तरह कॉन्गो वायरस है, ठीक है, उसके लिए भी, डेंगू वायरस है, उसके लिए भी हमारे पास पूरी SOPs के तहत एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स की कंपेन चलाई जाती है, लोगों में आगाही मुहिम चलाई जाती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमें गौर से सुननी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब के नतीजे में जो है वो ये बात पॉसिबल होगी कि हम कंप्लीट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एक आम आदमी भी उनको समझ के उनको अडॉप्ट करेगा, और जब अडॉप्ट कर लेगा बेटे तो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब किसी को डिज़ीज़ ही नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप पे ही रुक गई, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं जैसे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बाद ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी है, तो जब किसी को डिज़ीज़ ही नहीं होगी तो वो क्यों जाएगा ड्रग्स की तरफ? क्लियर बेटे? अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।